भोग दिया। कोई बात नहीं, ठीक करते हैं उसे। चालू कर दो सर, बड़ी जल्दी है, सभी को देख रहा हूं मैं। चलो, कर दिया है चालू। ये रहा लाइव स्ट्रीम का पहला पार्ट। चलिए, अब आप मुझे बताएंगे। ऑब्जेक्टिव आपके सामने पहला स्क्रीन पर है, जिसका प्रश्न है, मेरा प्रश्न है आपसे, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायी था। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, वो कौन से प्रयोग ने हमें बताया। पहला ऑप्शन ए तेल बूंद प्रयोग, ऑप्शन बी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, कैथोड किरण नलिका प्रयोग, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग। अब ये 12वीं वालों को भी काम आएगा, नाभिक चैप्टर है उनके में। ठीक है, द्रव्य की दैत प्रकृति करके एक चैप्टर है, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप जरा मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया। अच्छा, आप लोग लिख रहे हैं, सभी लोग आने लगे हैं, सभी का, अजय का आ गया, अतुल का आ गया, रुचि का आ गया। अभी कमेंट नहीं आ रहे सर, आवाज आवाज आवाज, क्या करे रे बेटा। ये देखो, ये तुम्हारे सामने माइक पड़ा है, नया माइक बुलवाए थे, फेल हो गया एक्चुअली। बहुत सारी दिक्कतें हो गई आज। तो जरा मुझे ऑप्शन बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। अजय ने लिखा है सी, कैथोड किरण नलिका प्रयोग। ठीक है, सही बात है, कैथोड किरण नलिका प्रयोग जो है वो किया गया था जे जे थॉमसन के द्वारा। पहले माइकल फेराडे ने भी इन सब चीजों पर काफी ज्यादा रिसर्च करी थी, कच्चा माल जिसे आप कह सकते हैं। बाद में प्रयोगों द्वारा जे जे थॉमसन ने यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आपका सही आंसर है बेटा अजय। अजय ही है ना, हाँ, अजय ने सही आंसर दिया है। अतुल ने भी सी सी आंसर कर दिया है। ठीक है, ओके, चलिए, नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जे जे थॉमसन द्वारा निर्धारित राशि है, जे जे थॉमसन द्वारा निर्धारित राशि है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, या फिर प्रोटॉन का आवेश। जे जे थॉमसन ने एक चीज बताई थी, वो आपको बताना है कि उन्होंने क्या बताया था। ठीक है, जरा सोच के बताओ, पहले ही चैप्टर का है। ये पता नहीं क्यों आ रहा है, ये हट जाता तो अच्छा होता। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जे जे थॉमसन ने बताया था कि कितना आवेश होता है, जे जे थॉमसन की गणना थी। न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है ये बताया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान अनुपात कितना होता है ये बताया था। या फिर प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जे जे थॉमसन ने बताया। नहीं बेटा, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं बताया। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग आंसर। अतुल बोल रहा है सी। यस, अतुल बोल रहा है सी। तो अतुल, तुम्हारा जवाब सही है बेटा। जे जे थॉमसन के प्रयोग से यह सिद्ध हो गया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान अनुपात कितना होता है। ठीक है, ई ई पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, और उस पर आवेश का अनुपात कितना होता है, दोनों द्रव्यमान पर आवेश कितना होता है, वो दोनों चीजों का जो अनुपात है ये जे जे थॉमसन द्वारा बताया गया था। अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक ने तेल बूंद प्रयोग किया था। मैं आप पहले ही बोलने वाला था, परंतु मुझे मालूम था कि आगे एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है जो आपको बताएगा, जिससे आप पता लगाएंगे, या आपको पता लग चुका है कि कौन सा वो वैज्ञानिक था जिसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, और उन्होंने कौन सा प्रयोग किया था। प्रयोग का नाम आपको पता होगा, तेल बूंद प्रयोग। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है ये विज्ञान के दृष्टिकोण से। जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें हम, तो जे जे थॉमसन ने ये तेल बूंद प्रयोग किया था, चैडविक ने ये प्रयोग किया था, ए आर मिलिकन ने प्रयोग किया था, या फिर रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किया था। सर, आ नहीं, ए नहीं है सर, हाँ, ए नहीं है बेटा। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक ने तेल बूंद प्रयोग किया था। ऑप्शन ए जे जे थॉमसन। फिर से तीसरे का ये जे जे थॉमसन ना बेटा, ए थॉमसन ने सिर्फ जो हमारी कैथोड नली का प्रयोग था उस पर प्रयोग किया है। ठीक है, उसके अलावा उनका कोई प्रयोग है नहीं, और उनका उससे एक उन्होंने मॉडल दिया था, उससे भी आपको आगे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो है वो ए आर मिलिकन ने बताया है हमें। ठीक है, उन्होंने एक बहुत फेमस प्रयोग है जिसे आप तेल बूंद प्रयोग कहते हैं, उसे उन्होंने आविष्कृत करके इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये ज्ञात किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का जो ऑप्शन होगा वो सी, ए आर मिलिकन इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की सबसे पहले द्रव्यमान की गणना जो है वो ए आर मिलिकन ने करी थी, आपको याद रखना है ये। आगे, कैथोड किरणें होती है,
न्यूट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, प्रोटॉनों का प्रवाह या फिर उदासीन कणों का प्रवाह? क्या है? आपको मालूम है कैथोड किरणें क्या होती हैं? न्यूट्रॉनों का प्रवाह मतलब चलते हुए न्यूट्रॉन्स, पॉसिबल है ऐसा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन बहते हुए, प्रोटॉनों का प्रवाह बहते हुए या फिर उदासीन कणों का प्रवाह? उदासीन कण जिन्हें नहीं पता, न्यूट्रॉन को कहते हैं हम। तो आप मुझे बता सकते हैं कि चौथे का क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन? न्यूट्रॉन का प्रवाह कैथोड किरणें होती है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड किरणें होती है, प्रोटॉन का प्रवाह कैथोड किरणें होती है, या फिर उदासीन कणों का प्रवाह? सिर्फ ओमांशी का कमेंट आया है बी, तो मैं बी के साथ जाना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही कैथोड किरणें कहा जाता है। क्या कर रहे हो रे, तुम लोगों ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ है और तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहे। धिक्कार है तुम लोगों पे। प्रीति टेकाम का भी ऑप्शन आ चुका है, बी बी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, नॉट ओनली 11th 12th में भी यदि ये समझ गए तो पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी। क्योंकि तुमने पढ़ा है पहले वाले चैप्टर में अणुओं का संयोजन, विघटन, द्रव्यमान, इन सभी का जो रसायन है उसे ही हम कौन सा रसायन कहते हैं? उसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, जो इन सब चीजों का बात बताता है, अणुओं का संगठन, परमाणुओं का संगठन, विभाजन, संरचना, द्रव्यमान, इन सब जिस विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे ही रसायन विज्ञान कहा जाता है। तो यदि तुमसे यही नहीं बन रहा तो आगे का मैं क्या ही बोलूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है 5वें नंबर पे। धनावेशित कण प्रोटॉन की खोज कैथोड किरण नेगलिका प्रयोग के किस रूपांतरण में हुई थी? फिर से पढ़ रहा हूं। आवेशित धनावेशित कण प्रोटॉन की खोज कैथोड किरण नलिका प्रयोग के किस रूपांतरण में हुई थी? सिर्फ एक शब्द है जिसे आपको लिखना है यहाँ पर कि प्रोटॉन की खोज के लिए कौन सी नलिका का प्रयोग किया गया था, कैथोड नलिका में क्या परिवर्तन किया गया था, उस नलिका का नाम क्या है? किसी बच्चे को पता है? मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को पता है, तो मुझे बता देना चाहिए। उसे बोला जाता है कैनाल किरण प्रयोग। उस प्रयोग का नाम क्या था? प्रोटॉन की खोज करने के लिए कैनाल किरण प्रयोग का प्रयोग किया गया था, जिसे करने वाले थे गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन की खोज भी उन्हीं के द्वारा हुई है। इसके पहले यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो जे जे थॉमसन ने की थी, कैथोड किरण नलिका प्रयोग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आपको ये ऑब्जेक्टिव मालूम होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन? देखो अभी गोल्डस्टीन का नाम आ गया क्योंकि उन्होंने किसकी खोज करी थी। अच्छा, मुझे बिल्कुल हैंग होते हुए दिख रही है चैट, एक भी बच्चे का किसी का भी आंसर नहीं आया। कुछ तो बोल दो कि हाँ नहीं सर ठीक है, हमें आ रहा है समझ, कुछ तो बोलो। लाइक शेयर कुछ तो बता दो, मतलब डॉट ही लिख के भेज दो तो मुझे दिख जाए कि हाँ हमारी लाइव एक्टिव है। अभी लिखा बच्चे ने बी, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है चैडविक को। ठीक है, रदरफोर्ड नाभिक की खोज, चैडविक न्यूट्रॉन की खोज, थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज, गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज। नोट कर लेना कहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 7वें नंबर का। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, फुद्दू सा, नहीं बने तो डूब मर जाना। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक? इलेक्ट्रॉन पर तुम्हें आवेश बताना है। धनावेश होता है, ऋण आवेश होता है, उदासीन होता है, या फिर कभी विचलित व्यवहार होता है उसका, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। आज तुम्हें बताओ, इतना लेट हो गए हम, क्यों हो गए? क्योंकि कभी कैमरा नहीं चल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले माइक ने पोक दिया, चल ही नहीं रहा, तो फिर हम हमारी पुरानी पद्धति पे वापस आए। चलो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुम्हें कम से कम ये तो पता है कि ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए जी, बहुत ही सिंपल फुद्दू सा प्रश्न था, इसलिए तुम्हें आंसर भी करना था। अब परमाणिक कणों में से किसका द्रव्यमान लगभग नगण्य माना जाता है? अपरमाणविक कणों में से किसका द्रव्यमान कुछ नहीं होता, शून्य होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक? इन चारों में से किसका द्रव्यमान नहीं होता? सर ने बहुत अच्छे से बताया, कुछ बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है जो आ रहे थे उस समय, मतलब मैंने पढ़ाया सभी को, तुम लोग एब्सेंट थे, तुम्हारी गलती। भंडारा बटा था, तुम ही लेट हो गए। 7th, हम 8th पे आ चुके हैं। भंडारा बट रहा था ज्ञान का, परंतु तुम आप आ नहीं पाए, तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई थी। चलिए, आपने लिखा है
बी की डी लिखा है। बताओ अपरमाणविक कणों में से किसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है? तो रुचि जी लिख रही है डी। अतुल ने भी उनकी कॉपी करके लिख दिए हैं डी। डी मतलब नाभिक। अरे बेटा, परमाणु में जो द्रव्यमान होता है वो सिर्फ नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में। वही बात रदरफोर्ड चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उन्होंने बताया था ना कि परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान नाभिक में होता है, और तुम यहाँ पर बोल के बता रहे हो मुझे कि नाभिक। अब तो क्लियर लिख रहे हो रे कि नगण्य माना जाता है। बिल्कुल नहीं होता, शून्य होता। नगण्य का मतलब जिसकी गणना नहीं की जा सकती, और तुम यहाँ पर लिख रहे हो नाभिक। अब जाके सही आंसर आया है और वो है बी। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो नगण्य होता है। मैंने बताया है तुम्हें। मेरे को एक्चुअल वैल्यू याद नहीं, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करूंगा जो मेरे दिमाग में हल्का सा जहन में याद है। 0.00059 AMU ये द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। फिर भी एक बार क्रॉस वैलिडेट जरूर कर लेना यदि हम AMU में बात करें तो। ठीक है। बाकी परमाणु का मुख्यतम द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में होता है, और नाभिक में दो लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि मेरे अंदर घुस जाती है केसारी लाल यादव की आत्मा, और मैं हर बार में बोल देता हूँ ठीक है। एक गाना है उनका, ठीक है, सर्च कर लेना तुम लोग। मैं हर बार बोलता हूँ ठीक है ठीक है, फिर मैडम मेरे को बोलती कितना ठीक है करते हो सर। अब क्या करें, दिक्कत है, आत्मा आ जाती है हमारे अंदर। केनाल किरणें वास्तव में खालिस्तान कणों का समूह है। केनाल किरणें वास्तव में खालिस्तान कणों का समूह है। उदासीन किरणें, ऋणावेशित किरणें, धनावेशित किरणें, या फिर अस्थिर किरणें। कैन यू टेल मी द करेक्ट आंसर प्लीज कि केनाल किरणें वास्तव में किस प्रकार के कणों का समूह है? चलो, हाँ बेटा, आपने जो वैल्यू बताई है ये मुझे आपने बड़ी वाली वैल्यू बताई, मगर छोटी वाली वैल्यू जो आप याद रख सकते हैं वो जो मैंने बताया वो है। ठीक है ना? फिर से ठीक है, कोई बात नहीं। चल, मुझे इसका आंसर करके बताओ फटाफट। नाउ नाइन्थ का आप लोग बोल रहे हैं सी। वेरी गुड बेटा, केनाल किरणें वास्तव में धनावेशित होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, एक प्रोटॉन पर आवेश का परिणाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिणाम की तुलना में खाली स्थान होता है। ध्यान से समझना है। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिणाम मतलब एक प्रोटॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिणाम की तुलना में कैसा होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है? नहीं पता हमें। लिख के बताओ क्या होगा सही आंसर। फटाफट से जरा लिख के मुझे बताओ कि क्या तुम्हें मालूम है इसका आंसर। बेटा बी तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया। किसका आंसर कर रहे हो? समान। यस, रुचि ने दे दिया समान आवेश, या आप समान की जगह पर लिख सकते हैं बराबर। समान और बराबर इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सभी से बार बार रिक्वेस्ट करो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये जिससे बनने लगे केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरी ही समझ आने लगेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी सीमा थी? परमाणु के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या कमी थी, क्या दोष था उसका? ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो परमाणु का आकार गोलाकार होना, ये बात गलत है क्या उनकी? दूसरा, तत्वों के रासायनिक व्यवहार की व्याख्या, वो तत्वों के रासायनिक व्यवहार की व्याख्या नहीं कर पाए थे। या उन्होंने ये मान लिया था कि परमाणु को अविभाज्य मान लिया था उन्होंने। या ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या उन्होंने करी थी। क्या ऐसा क्लियर है कि डाल्टन ने जो बात हमें बताई थी उसमें से कौन सी अवधारणा गलत है? क्या मानते हैं आप? क्या आपको मालूम है कि डाल्टन ने जो बात कही थी उसमें एक बात गलत है जो यहाँ पर लागू नहीं होती? 11th का बी, तत्वों के रासायनिक व्यवहार की व्याख्या। ना बेटा, ये उनकी अवधारणा थी ही नहीं। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है, परमाणु को अविभाज्य कण मानना। जबकि परमाणु के अंदर बाद में जब डिटेल पर स्टडी की गई तो उस पर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है जिससे बनते हैं आयन। ठीक है, आपने नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन भी पढ़ा होगा। तो परमाणु को अविभाज्य मानना ये उनके सिद्धांत की सीमा थी। हम परमाणु को और भी ज्यादा विभाज्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाम पुडिंग मॉडल किस वैज्ञानिक से संबंधित है?
रदरफोर्ड, बोर, जेजे थॉमसन या डाल्टन? थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है, थोड़ी देर पहले ही हमने आप लोगों को बोला था 11th का सी, 11th का सी सी सी। ओके बेटा, कोई बात नहीं। चलो 12th नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। पाम पुडिंग मॉडल, जरा इन लोगों को शेयर यार कर दो भाई। साइमा, काजल, इन सब का कोई स्टेटस नहीं है, कुछ भी कोई नहीं बता रहा है। इनको शायद लगता नहीं कि आज लाइव क्लास है। कल हमारी नहीं थी, तबीयत खराब थी हमारी, वो मैम की दोनों की एक साथ हो गई अचानक से, पता नहीं क्या होगा, हमें ना मालूम। तो हो जाता है कभी कभी ऐसे। तो नाउ, पाम पुडिंग मॉडल किस वैज्ञानिक से संबंधित है? रदरफोर्ड, बोर, जेजे थॉमसन, डाल्टन। सभी लोगों का आंसर आ रहा है 12th का सी, तरबूज मॉडल। आई एम सॉरी, सॉरी, सी, जेजे थॉमसन। वेरी गुड, करेक्ट जवाब है ना। पाम पुडिंग मॉडल, मॉडल तरबूज मॉडल भी से कहा जाता है। एक और नाम है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पाम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल। आगे बढ़ते हैं अगले पे। थॉमसन के परमाणु मॉडल में धनावेश किस रूप में माना गया? नाभिक के रूप में केंद्रित, एक समान रूप से वितरित गोले के रूप में, केवल बाहरी सतह पर और अनुपस्थित। फिर से पढ़ते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल में धनावेश किस रूप में माना गया था? नाभिक के रूप में केंद्रित, मतलब एक जगह केंद्र है और वहां पर धनावेश है, ऐसा बताया गया था उनके प्रयोग से। या फिर ऑप्शन बी के साथ हम चलते हैं, एक समान रूप से वितरित गोले के रूप में, एक गोला है जिसमें एक समान रूप से धनावेशित फैला हुआ है। ऑप्शन बी, केवल बाहरी सतह पर, सिर्फ आउटर लेयर पर प्लस आवेश है, बाकी अंदर ऋणावेश है, ऐसा उन्होंने बोला। या फिर अनुपस्थित, होता ही नहीं है। किसके साथ जाना चाहेंगे आप? रुचि बोल रही है ए, उमांशी बोल रही है बी। और भी कुछ बोल दो जिसे बोलना है। क्या है, क्या है, क्या है? 13 का है बेटा बी। 13 का है बी, नाभिक के रूप में केंद्रित है, ये तो हमें रदरफोर्ड ने बताया ना। ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। एक समान रूप से वितरित गोले, एक गोला है और वो पूरा गोला जो है वो धनावेशित पिंड है। पिंड यानी गोला ही होता है। तो वो जब पूरा गोला ही धनावेश है, मतलब उसमें एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है, ये बताया था उनके प्रयोग ने। और उन्हीं गोलों पर ऋण आवेशित गुच्छे के रूप में धसे हुए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का मुख्य निष्कर्ष था। क्या निष्कर्ष था? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि E/m अनुपात। दूसरा, परमाणु के केंद्र में नाभिक की उपस्थिति। ऑप्शन बी, अल्फा कणों का ऋणावेशित होना। या ऑप्शन डी, समस्थानिक की खोज। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रयोग था, जिसे आप सोने के पन्नी के प्रयोग वाला बोलते हैं, उससे जो मुख्य परिणाम निकला वो क्या था? क्या आप बता सकते हैं मुझे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान आवेश द्रव्यमान अनुपात की गणना करी थी, उन्होंने परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है इस बात की पुष्टि करी थी, उन्होंने ये बताया था कि अल्फा कणों पर ऋणावेश होता है, या फिर उन्होंने ये बताया था कि समस्थानिकों की खोज। देखो, अब तुम्हें ऑप्शन काटते आना चाहिए कि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आवेश अनुपात जो है वो जेजे थॉमसन ने बता दिया, तो ये ऑप्शन से निकल गया। 14 का आप लोग बता रहे हैं मुझे बी। क्या बता रहे हैं? 14 का बी। तो बी सही जवाब है। उन्होंने बताया था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको, जब मैं ये ब्रीफ कर रहा था तब बता दिया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है फिर से आ गया। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे क्यों निकल गए थे? जब सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार हुई तो कुछ कण सीधे आर पार हो गए। ये क्यों हुआ, ये आपको बताना है मुझे। ठीक है। नाउ आई एम वेटिंग योर आंसर। क्या से क्या हो बताओ फटाफट रे। मैं देख रहा हूं तुम्हारे आंसर बी 14। अब हम वन वर्ड पे आ चुके हैं। वन वर्ड आंसर। हम आर पार कब जा सकते हैं? जब स्थान खाली हो। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, ब्लैंक है, इस वजह से कुछ कण सीधे आर पार हो गए। ये था उस प्रयोग का कारण, जिससे जो इलेक्ट्रॉन सॉरी अल्फा कण है वो सोने की पन्नी से सीधे निकले। अल्फा कणों पर प्लस आवेश होता है। ठीक है, गलती से भी मत सोच लेना ऋण आवेश। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के नाभिक मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड की बात हो रही है, रदरफोर्ड के नाभिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस
बल के कारण घूमते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नोट कर लीजिएगा। हाँ, इन्होंने बोला खाली जगह, रुचि सही बोल रही है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल, या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन का तीसरा नियम। मैं उम्मीद करूंगा कि ओमांशी का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ओमांशी करेंगी। उन्हें मालूम होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल है जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को घुमाने का काम करता है। स्थिर विद्युत आवेश या स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जिसके कारण ये होता है। ऑप्शन सी जो है नाभिकीय बल, या ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम तो परमाणु पर कहीं अभी लागू ही नहीं हुआ। सोलवे का सी नाभिकीय बल, अतुल लिखा है और संस्कृति बोल रही है सी। अजय लिख रहा है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, अतुल सी भी लिख रहा है। चलो मैं जाऊंगा बी के साथ में। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण जो नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल तो आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। ऐसे करके याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के खाली स्थान की व्याख्या करने में विफल था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल खाली स्थान की व्याख्या करने में विफल था। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी स्थायित्व, या ऑप्शन डी आकार। कौन सी ऐसी बात थी जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व्याख्या नहीं कर पाया? क्या दिक्कत थी उनके परमाणु मॉडल की? डू यू नो द आंसर? मुझे लगता है तुम लोग बोर हो रहे हो। बोर इसलिए हो रहे हो क्योंकि चैप्टर तुमने पढ़ा नहीं है। बाकी एक बात बताऊं कि केमिस्ट्री में इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई दूसरा है ही नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे प्यारा चैप्टर है ये। जिसे आ गया उसकी तो बल्ले बल्ले। 17वें का सी, यस। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो स्थायित्व को बताने में असक्षम था। जस्ट लाइक कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि कब तक घूमेंगे? क्या घूमते घूमते कभी नाभिक के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे? और नाभिक पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव से मिलेगा तो परमाणु अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उसका कोई स्थायित्व नहीं रहेगा। इस वजह से ये जो मॉडल है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल था। इनके बाद आए नील्स बोर, उन्होंने अपना मॉडल दिया और वो कुछ चीजों बताने में सही भी थे। आगे वह परमाणु मॉडल जिसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है में ऋणावेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में खाली स्थान होते हैं। नाभिक में केंद्रित, धसे हुए, कक्षा में घूमते हुए, या परमाणु से बाहर। तरबूज मॉडल की बात हो रही है। तरबूज में आपने देखा होगा कि बीज कैसे होते हैं, बस वैसी ही इमेजिनेशन ला के इस ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर करना है। We are at 18 question. Now I need an answer कि what is the correct answer of these question. ऑप्शन ए नाभिक में केंद्रित, ऑप्शन बी धसे हुए, ऑप्शन सी कक्षाओं में घूमते हुए, या ऑप्शन डी परमाणु से बाहर, आउट ऑफ द एटम। 18 का आप लिख रहे हैं बी, धसे हुए। उमांशी का भी आ गया, रुचि का भी आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी बच्चे भी कर लेंगे आगे आंसर इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रयोग में 180 अंश के कोण पर वापस आने वाले अल्फा कणों की संख्या थी। उन्होंने प्रयोग करा, कुछ आर पार हो गए, कुछ कट गए, तो उसमें 180 डिग्री पर जो वापस आ गए उनके उन अल्फा कणों की संख्या कैसी थी? बहुत अधिक, लगभग आधी, बहुत कम, या फिर सभी? क्या चाहिए, क्या बोलेंगे आप इसका आंसर? कौन से कण कितनी संख्या में कण हैं कि बहुत पूरे के पूरे ही 180 डिग्री पर वापस आ गए, लगभग आधे वापस आ गए, बहुत कम मतलब कुछ लाख कणों में से कुछ कण, कुछ मात्रा में कण वो वापस आए जिसे हम बहुत कम की गिनती कर रहे हैं, या फिर सभी कण? बहुत कम। चलो उमांशी का आंसर आ चुका है कि बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो वापस आ पाए, बाकी सब आर पार हो गए और विचलित हो गए अपने मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग को क्या कहा जाता है? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग को क्या कहा जाता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भूमिका ने आंसर किया था बट डिलीट कर दिया। अब मुझे आप ये बताएंगे कि धनावेशित कण वाले भाग को आप क्या कहते हैं? क्या प्रोटॉन लिखोगे? प्रोटॉन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। अभी ही आपको आंसर बता देता हूं कि प्रोटॉन बोलोगे तो गलत है। उमांशी ने लिखा है नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक न्यूक्लियस। चलिए लेट्स सी।
नाभिक। वेरी गुड बेटा उमांशी, तुम्हारा आंसर सही है। बाकी बच्चों को पढ़ना है चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंगली, और मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को ऑनलाइन भी लाना चाहिए, बट स्टिल वी इफ वी हैव अ टाइम। सबसे पहले मुझे चैप्टर नंबर जो हमारा 7 8 है उसे कंप्लीट करना है, वो छूटा हुआ है बेचारा अधूरा। जल्दी उसे भी स्टार्ट करेंगे, काफी अच्छे व्यूज हैं उस पे, और इस वाले चैप्टर की भी ज्यादा डिमांड है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु संख्या Z, ध्यान सुनना, परमाणु संख्या Z किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या Z, हम 21वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। हाउ इट्स पॉसिबल? क्या ये लाइव स्ट्रीम इतनी जल्दी जल्दी चल रही है फटाफट कि ये आधे घंटे में खत्म होने को देख रही है? आप मुझे बता सकते हैं परमाणु संख्या Z किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन डी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। चलो नाभिक नाभिक वाला खत्म करते हैं टंटा। आगे आगे है हमारे 21 नंबर का प्रश्न, जिसका आपको आंसर बताना है कि परमाणु संख्या Z किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या। मैंने आगे पीछे बोल दिया। 21वें का लिख रहे हैं बच्चे डी। बहुत बढ़िया। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। अब मुझे बताओ कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? डू यू नो द आंसर? 11th का सी, उमांशी ने लिखा है सही जवाब। रुचि ने भी लिख दिया है सी। हेलो, अरे इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रही हो बेटा रुचि? इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन में ही नहीं है, कहाँ ध्यान है? इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन भी नहीं दिया हमने इसमें, काटो इसे, डिलीट करो ये कमेंट। सी वाले सभी सही है। जो प्रोटॉन, जिस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उसे हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाया जाता है। नोट कर लीजिएगा कहीं, परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या बोथ आर सिमिलर। ठीक है, नाउ इसे जेड से दर्शाया जाता है, और प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उसे ही हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। मॉडल आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, और चैप्टर 3 का बता रहा हूं, जो तत्व हैं वो प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है। जबकि इसके पहले वाली जो आधुनिक इसके पहले मेंडलिक की आवर्त सारणी थी, उस पर परमाणु द्रव्यमान पर फोकस किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु द्रव्यमान की बात हो रही है जिसे ए से दर्शाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या ए किसके योग के बराबर होती है? ना बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉन बोल दिए। आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते हैं। यदि आप किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव आयन आ जाता है, और यदि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस पर नेगेटिव आयन आ जाता है। तो क्या वो तत्व बदल जाता है? जस्ट लाइक यदि Na है, उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, तो क्या वो सोडियम नहीं रहता? वो तत्व बदल जाता है? नहीं बदलता ना, वो सोडियम ही रहता है। ठीक इसी प्रकार वो इलेक्ट्रॉन यदि क्लोरीन ऐड कर ले तो वो क्या क्लोरीन नहीं रहता? वो क्लोरीन रहता है, बस उस पर माइनस आवेश रहता है। परंतु यदि आप प्रोटॉन ही निकाल ले, आप क्या करें, प्रोटॉन ही निकाल ले, तो उस तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण ही बदल जाएंगे। इसीलिए प्रोटॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता। इट्स लाइक कि यदि हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वो क्या बन जाती है? हीलियम। होता है ना ऐसे। अब आपने पढ़ा होगा ना, अभी की संलयन में नहीं पढ़ा हो तो मैडम जल्दी लाने वाली है वाला टॉपिक। तो अब आप मुझे बताएंगे कि परमाणु संख्या, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या केवल प्रोटॉन? क्या है इसका सही जवाब? आप लिख रहे हैं बी। बी सही जवाब है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, और इसे दर्शाया जाता है, यहाँ कैपिटल ए, कुछ जगह पर स्मॉल ए के साथ भी इसे दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या, दैट इज ए, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन बी परमाणु संख्या, जिसे आप जेड के नाम से दर्शाते हैं या जिसे आप परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर
ऑप्शन डी नाभिकीय आवेश के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन संख्या। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे और मेरे हिसाब से इसका आंसर जब आएगा स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही डीप मीनिंग है इस क्वेश्चन की। जिसने आंसर कर दिया वो वेरी गुड उसके लिए, जिसने आंसर नहीं किया गलत भी कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा है ना बाद में। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर नाभिकीय आवेश। फटाफट से जरा आंसर करो 23वें का। आई एम वेटिंग। नहीं बोलता डीजे में तो आ ना, आई एम वेटिंग। आई वेटिंग बोलता है वो, है ना, बोलता है आई एम। न्यूट्रॉनों की संख्या, उमांशी लिख रही है बी परमाणु संख्या, राजा लिख रहा है सी। मैं देखना चाहता हूं सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। 23वें का सी। भूमिका भी लिख रही है सी। फिर ये उमांशी कैसे बी लिख रही है यार, हाउ इट्स पॉसिबल? सभी लोग सी सी लिख रही है ना, वेरी गुड। चलो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए। सभी लोग सी शायद कर रहे हैं, शायद से कुछ नहीं होता। अब लेट्स क्लियर द फैक्ट। यहां बात हो रही है एक उदासीन परमाणु। परमाणु उदासीन कब होता है? जब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, मतलब जितने धन आवेश हो उतने ही ऋण आवेश हो, तब जाके वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और आवेश होगा जीरो। और जीरो आवेश को ही हम बोलते हैं उदासीन परमाणु। ठीक बात। अब जब हम आगे जाएं तो यदि हम ऑप्शन ए को देखें, दैट इज द्रव्यमान संख्या, तो ये बराबर होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन पर होता है धनावेश और न्यूट्रॉन पर होता है उदासीन आवेश। तो ये वाला तो कैंसल आउट हो रहा है, ये द्रव्यमान की व्याख्या करा। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किस पर निर्भर होती है? प्रोटॉनों की संख्या पर, सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या पर, केवल धनावेशित कणों की संख्या पर। ठीक। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, मतलब दोनों एक दूसरे आवेश को कैंसिल कर देंगे। ठीक बात। न्यूट्रॉनों की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उदासीन कण है, और नाभिकीय आवेश की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है, जिससे आप पुष्टि कर सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो कि होती है परमाणु क्रमांक, यदि वो बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तो परमाणु उदासीन होगा। और आवर साइड में आपको सारे कुछ इसी प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो वीडियो लाइक कर दो यहीं पे। तुम्हें समझ में आ गया हो तो भी कर देना, हार्ट बटन दबा देना। 24वें नंबर पे मैं आ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परमाणु में 15 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 15 होगा, 1 होगा, 31 होगा या फिर 16 होगा? क्या आपको पता है? एक परमाणु है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या 15 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? शायद मत बता देना, गोली मार दूंगा तुम्हें मैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 16। सर क्या बोल रहे हो बेटा, क्यों हंस रहे हो तुम लोग हैं? गोली मार दूंगा सुन पे हंस रहे हो। हाँ सही बात है, गोली मार दूंगा मैं। 24 का एक, रुचि को कोई अभी 26 जनवरी आएगी ना, तो रुचि को मैं अवार्ड दूंगा एक के लिए। अब भी थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया है कि परमाणु द्रव्यमान, यदि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दें तो जो योग होगा वही होगा परमाणु द्रव्यमान। फिर भी बच्ची एक लिख रही है, देखो। राजा को भी गोली मार दूंगा मैं, ये भी गलत लिख रहा है। चलो, ऐसे नहीं करते बेटा, सब कुछ तो बता रहे हैं तुम्हें, और गोली तो हम मार ही नहीं सकते, हमारे पास बंदूक भी नहीं है। सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 25वें। पिछले प्रश्न के परमाणु की परमाणु संख्या कितनी? पिछले प्रश्न के परमाणु की परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक कितना था? पिछले वाले का आपको परमाणु क्रमांक वाला था बताना है, इस वाले प्रश्न में आपको मुझे परमाणु क्रमांक बताना है। तो कितना है इसका परमाणु क्रमांक, जरा देख के बताओ। ठीक है, पिछले प्रश्न का आपको मुझे परमाणु क्रमांक बताने का है। अभी आपने निकाला है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, अभी सब लोग एडिट करके भेजने लगे मुझे, सॉरी सर सॉरी सर। क्या कर सकते हैं यार, तुम्हें इतने फुद्दू फुद्दू सवाल नहीं बन रहे। बहुत ही डीप डाउन क्वेश्चन है। चलो इसका बताओ मुझे क्या है। कुछ बजा था, कुछ बजा। चलो कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आई होगी हमारे फोन पे। 15 लिख रही है बच्ची, 15 15 15।
चलो वेरी गुड बेटा उमांशी, आपका जवाब सही है, 15 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। यदि आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, दैट इज एन, यदि आपको ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे? आप परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का योग कर देंगे। आप परमाणु संख्या को ही न्यूट्रॉन की संख्या मान लेंगे। आप परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को हटा देंगे, या फिर आप सीधे परमाणु द्रव्यमान को ही न्यूट्रॉनों की संख्या मान लेंगे। अब आपको मैंने इतने अच्छे से बताया था, जिसे पता होगा वो सीधे सीधे लिख सकता है कि ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करी जा सकती है। जब आप परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो क्या आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी? क्या आप सिर्फ परमाणु क्रमांक को ही न्यूट्रॉनों की संख्या मानते हैं? ऑप्शन बी। क्या आप परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा दें तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी, या फिर आप परमाणु द्रव्यमान को ही न्यूट्रॉनों की संख्या मानते हैं? क्या बात है, उमांशी के ही आंसर सही सही आ रहे हैं। यदि हम परमाणु द्रव्यमान में से, दैट इज ए, परमाणु द्रव्यमान में से हम Z को घटा दें, यानी कि परमाणु क्रमांक को घटा दें, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यदि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दें तो परमाणु द्रव्यमान होता है। यदि हम परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटा दें तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। और प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। उसे हम काय से दर्शाते हैं? उसे हम Z से दर्शाते हैं। तो बहुत ही डिटेल स्टडी है, आपको करनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके ये बनेगा। अदरवाइज जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को बदलने पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? ये भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि यदि किसी परमाणु में आप प्रोटॉन की संख्या ही बदल दो, हाइड्रोजन का उदाहरण दिया था, केवल द्रव्यमान संख्या बदलेगी, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेगी, या तत्व का रासायनिक गुण ही बदल जाएगा, या तत्व ही बदल जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी? क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग मुझे बताएंगे। हम आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 27 पे। 3 ऑब्जेक्टिव लेफ्ट है, उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी 12th की। तो सभी लोगों को बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आज 12th की भी क्लास है, नहीं तो वो बेचारे बच्चे आ ही नहीं पाएंगे। इफ मैडम मेरे फोन से वीडियोस देख रही होंगी मैडम, तो प्लीज सभी लोगों को बोल दीजिएगा ऑन टाइम पर आ जाएं, आज सभी की क्लास है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वंशिका इन सभी को बता दीजिएगा, रुचि की क्लास है आज, आज क्लास है, आ जाए प्लीज। चलिए 27 का आप लोग लिख रहे हैं ए। हे भगवान, हे भगवान मुझे क्षमा करें आप। ये बोल रहे हैं कि यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हम बदल दें, किसी में एक प्रोटॉन था, तुम क्या करो 2 प्रोटॉन कर दो, तो क्या होगा? 27 का है। सब बिल्कुल वो मानसी की कॉपी करे पड़े हैं सब। अरे बेटा वो गलत भी लिखती है कभी कभी, ठीक है, तुम्हें बिचकाने के लिए गलत लिखती है, उसे पता है उसका आंसर सी है। क्या है इसका आंसर? सी। यदि आप किसी तत्व के परमाणु की संख्या कोई बदल दोगे तो वो तत्व ही बदल जाएगा। जैसे हीलियम हाइड्रोजन की बात करें, एक प्रोटॉन होता है, आप किसी में 2 प्रोटॉन कर दो तो वो हीलियम बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो वो धनाभिषित हो जाएगा, मगर रहेगा तो हीलियम ही। ठीक है, इसी प्रकार से लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें, तो यदि आप इसमें प्रोटॉन ऐड करोगे तो वो परमाणु ही बदल जाएगा। और इसी प्रकार से नए नए प्रकार के तत्वों की खोज होती है। कैसा कर रहे हो रे भगवान तुम लोग? सब लोग गलत कर रहे हो, सब सब गलत कर दो सब। वो मानसी कुछ भी लिखेगी तुम भी लिख देना। तुम्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल महान आत्मा है। अभी देखो अब सी सी करने लगे सब, सबको मिर्ची लग गई, सब सी 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 ऐसे कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें खाली स्थान की संख्या भिन्न होती है। तुम्हें बताना है, समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें खाली स्थान की संख्या भिन्न होती है। क्या भिन्न होता है उसमें? प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन कम ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं, न्यूट्रॉन कम ज्यादा होते हैं, या परमाणु संख्या, दैट इज परमाणु क्रमांक, घुमा के दिया है। क्या अलग अलग होता है, कोई बता सकता है मुझे? 28वें प्रश्न पर है, यदि कोई समस्थानिक है तो उसमें किसकी संख्या अलग अलग होगी? प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी, या फिर परमाणु संख्या अलग होगी? सम स्थानिक, जिनके स्थान समान है। सर मैंने बोला था, हाँ देखा मैंने, कहा बोला तुमने, देखो तो जरा किधर बोल दिया तुमने ये? अजय, तुमने तो बाद में कमेंट करा है सबसे रे, दिल से रे। चलो फटाफट बता दो मुझे जरा इसका आंसर। समस्थानिक के बारे में तुम्हारी क्या सोच है? किसकी संख्या बढ़ा रहे हो तुम? इसका बताओ 28 का। 28 का सी। यस, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी। वेरी गुड बेटा, सही जवाब है तुम्हारा। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं हम।
29 में एक परमाणु जिसमें 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, ध्यान से, 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, इसकी परमाणु संख्या Z और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तुम्हें बताना है। इसमें 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, तो इसमें आपको परमाणु संख्या Z और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है ये बताना है। Z बराबर 18, N बराबर 17। अभी देखना, ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सही लिखना। Z बराबर 17, N बराबर 18, Z बराबर 35, N बराबर 17, Z बराबर 17, N बराबर 35। अब ये ZN में तुम कंफ्यूज हो गए, तो लेट्स रिलैक्स एंड थिंक एंड गिव द करेक्ट आंसर। 29 का बी बोल रहे हैं Z, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है या परमाणु संख्या जो है वो 17 है, और न्यूट्रॉन संख्या विच इज N वो है 18। वेरी गुड बेटा उमांशी, तुम्हारा जवाब सही है, तुमने बिल्कुल सही दिमाग लगा दिया। जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे खेसारी लाल यादव जी आते हुए ठीक है बोलते हुए, अगला प्रश्न, परमाणु संख्या Z को हमेशा खाली स्थान के बराबर माना जाता है, भले ही वह परमाणु आयनित हो या उदासीन हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बाद में चिल्ला चिल्ला के अभी तक तुम्हें बता रहा था उससे भी ऑब्जेक्टिव बना दिए सर ने आखिरी में। परमाणु संख्या Z को हमेशा खाली स्थान के बराबर माना जाता है, तो खाली स्थान तुम्हें बताना है, भले ही परमाणु आयनित हो या उदासीन हो, भले उस पर ऋण आवेश हो, धन आवेश हो या कोई आवेश ना हो, जो Z है वो हमेशा किसके बराबर होता है, बताओ मुझे। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें बता देना प्लीज, उनका नुकसान हो जाएगा, नहीं तो चैप्टर जन जन्मांतर ना बने उनसे। वेरी गुड, रुचि को भारत रत्न मिलेगा, उसने बोला है इलेक्ट्रॉन। बताओ तुम, अब देखो क्या कह सकते हैं। परमाणु संख्या अब भी बताया था, परमाणु संख्या को हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, अब भी बताया था, अब भी खत्म भी नहीं हुई लाइव स्ट्रीम, ऑन कॉल बताया था। ये देखो अब जाके सही लिख रहे हो, प्रोटॉन। उमांशी तो 30 पे 30 ही लिख रही है, 30 पे का 30 ही आंसर है, 30 के बराबर होती है, वेरी गुड। अभी जाके कम, ये देखो राजा को भी भारत रत्न। परमाणु संख्या को हम प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, ठीक है, तो परमाणु संख्या जितनी होगी उतना ही क्या उसको ही हम परमाणु क्रमांक मानेंगे, या उसे हम प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही हम परमाणु संख्या को मानते हैं। ये देखो इसका आंसर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। डन। कुछ भी लिखे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्या बताऊं तुम्हारा, क्या कर सकूं मैं तुम्हारा, कुछ भी बोलते रहते हो। ठीक है, नाउ आज की पीपीटी समाप्त हो गई। आई होप तुम सभी के आंसर बहुत अच्छे आए होंगे, परंतु कुछ लोगों ने तो छोड़ दिए आंसर, कुछ लोगों को नहीं बने, तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेना पीपीटी। लॉन्ग वीडियोस भी आएगा इस चैप्टर से जल्दी ही, कोशिश रहेगी मेरी कि आ जाए, आ जाएगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा, है ना। देखोगे कि नहीं देखोगे? हाँ मानसी, बंदर वो जैसा हु बोल रही है। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर लेना, दोस्तों को भी बता दो, उनका भी भला करवा दो, पास हो जाएंगे तुम्हारे पास। 12वीं में बैठेंगे तुम्हारे साथ, नहीं तो अकेले बैठोगे क्या, थोड़ा बहुत उन्हें भी बताया करो, भेज दिया करो वीडियो, सेल्फिश लोग। भगवान, ये लड़की को, बेटा तुमको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मंडे को ये वाला, ठीक है। हम पीएनएसटी की क्लास में परमाणु ही पढ़ते हैं साला 11वीं का, जय अणु छोड़ देते हैं, अभी अपन परमाणु ही पढ़ेंगे रुचि, ठीक। बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना सभी, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिएगा आप, राधे राधे। आगे बढ़े अपन, चलिए।